बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, बीसीओसी 131 जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट, जिन लोगों का एग्जाम अभी दिसंबर में होने जा रहा है, चाहे वो इग्नू से हैं, आईपी, एमडीयू, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं, और उनका सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, तो उनकी जो ये यूनिट है वो फर्दर मैं कंटिन्यू करूँ, जिसमें आपका जो यूनिट आती है वो कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप के ऊपर आती है, राइट। तो इसमें हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो है काफी डिटेल में दे रखा है, हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ समरी देखनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाना है ताकि हम इजीली पास हो सके। ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप लोग साथ में जॉब कर रहे होंगे या फिर आप लोग जो है मतलब अपनी कुछ और भी स्टडीज कर रहे हैं, लाइक कोई सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, कोई एनिमेशन कर रहा है, तो उसके साथ में ग्रेजुएशन में पास होना है, आपको सिर्फ डिग्री लेनी है, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़े जितना आपका काम का है। ठीक है, तो ये वीडियोस इसी तरीके से बनाई जाती है, जब आपके एग्जाम हो तो आप आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे में वन शॉट भी करेंगे, तो भी आराम से आप बना करके वहां लिखाओगे तो आराम से पास हो जाओगे। तो आओ फटाफट कीवर्ड्स देख लेते हैं जो हमारी समरी रहेगी, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। ठीक है, कि कम्युनिकेशन बैरियर्स होते क्या है, राइट। तो कम्युनिकेशन बैरियर की अगर बात करूं, द प्रॉब्लम विच क्रिएट कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले तो बात हम ये समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि ये क्लास 12th में हमने चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, तो और आप लोगों को याद भी होंगी। और जिन बच्चों को याद नहीं है तो मैं उनको बता देती हूँ, ताकि उनका एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन जो है वो हो जाएगा, राइट। तो आओ फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो, ये इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले यहाँ लिखा है, कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एज अ सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप। ये सब हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है किसमें, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी काम नहीं हो सकता। आप ये सोचो कि आप जब कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो भी तो आप अपनी टीचर से जो है, टीचर से आपका जो है कम्युनिकेशन होता है, वो आपको चीजें समझाती है, आपको इजीली समझ आते हैं, मतलब आपका कम्युनिकेशन सही बैठ रहा है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी जो होता है, जो कंपनीज होती है, वहां पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंस द पर्पज ऑफ द डायरेक्टिंग इज टू एक्टिवेट सबऑर्डिनेट टू वर्क टूवर्ड्स द realization of the organization goal. Therefore, the order, instruction, plan, policy, rules, procedure and methods of operation must be communicated by managers. यानी मैनेजर जो है वो बेसिकली टारगेट सेट करते हैं कि प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, रूल्स, प्रोसीजर, ये सारी की सारी चीजें है बिल्कुल वेल मैनर्ड में करी जाती हैं, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से। और हर एक डिपार्टमेंट का हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिपार्टमेंट्स, आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें कैसे कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर किसी का, हर एक एम्प्लॉय जो होता है वो कंपनी में क्यों जाता है, इसीलिए जाता है क्योंकि उसको अपनी कंपनी को कहीं ना कहीं सबका गोल यही रहता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करके देना है, राइट। तो नेचर और फीचर ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। डेफिनेशन समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली करेक्टरिस्टिक इजिली बन जाएंगे। इट इज द कोऑपरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू पार्टी। इसमें दो पार्टी की जरूरत होती ही है, वन हु ट्रांसमिट एंड वन हु रिसीव द मैसेज। ठीक है, एक चीज समझा रहा है और एक उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, यानी दो लोग, तो दो पार्टी तो चाहिए ही चाहिए। एक अकेला कम्युनिकेशन कैसे करेगा? The respective parties to a communication must have the ability to convey and listen to what is counterpart has to communicate। यानी कि आप देखते हैं कि आप जब भी कहीं जाते हैं तो आपको अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जल्दी से कम्युनिकेट कर पाते हैं हर एक चीज को, है ना। कभी कभी क्या होता है कि
कुछ लोग जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और वहां पे उनको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो समझते हो ना कि उनको कम्युनिकेशन में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती है ना। तो इंग्लिश एक बहुत बेसिक और कॉमन लैंग्वेज मानी जाती है जिसको हम लोग कम्युनिकेट करने में यूज करते हैं आजकल। आजकल हम कोई भी कंट्री में भी जाते हैं तो वो भी वहां भी अगर हमें इनफैक्ट इंग्लिश भी आती है तो हम आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन इंक्लूड सेंडिंग द मैसेज एज वेल एज रिसीविंग द रिएक्शन, यानी कि अगर आप किसी को अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन जो है, जो कि आपके मैसेज को अगर रिसीव कर रहा है तो उसका रिएक्शन कैसा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है ना। तो टू वे ट्रैफिक हम इसको देंगे, बोलेंगे। एंड कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल इनिशियल कम्युनिकेशन बिकॉज द रिस्पॉन्स इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर आपको एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, चाहे आप कोई भी चीज हो, चाहे वो एक ट्यूटर और एक स्टूडेंट का रिलेशन है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है सबॉर्डिनेट का है, तो ये सारे पॉइंट्स जो डिपेंड करते हैं, राइट। कम्युनिकेशन के प्रोसेस वगैरह ये सब आप लोग रीड कर सकते हैं, बाकी एक बार ये देख सकते हैं ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है कम्युनिकेटर होता है, फिर इनकोडिंग होती है, मैसेज होता है, मीडियम होता है, फिर डिकोडिंग होती है, रिसीवर, और फिर फीडबैक होता है, राइट। कम्युनिकेटर कौन होता है? द कम्युनिकेटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें जो कम्युनिकेटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कम्युनिकेटर में इंक्लूड, उसमें कौन कौन लोग आते हैं? मैनेजर आते हैं, सबॉर्डिनेट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, आउटसाइड पार्टी भी आती है, यानी कम्युनिकेटर है, ठीक है। दूसरा इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग किस तरीके से होता है? ये चार्ट जरूर बनाना, अगर एलिमेंट्स आएंगे तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और मार्क्स भी आप लोगों के डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग द मैटर टू बी कम्युनिकेटेड इज द सेकंड एलिमेंट। मतलब पहले कम्युनिकेटर होता है, उसके बाद दूसरा ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब आइडिया, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करनी है, कोई फैक्ट अगर किसी के साथ शेयर करना है, या कोई आइडिया हमें शेयर करना है। जैसे क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जब हम देखते हैं, जब हम किसी कोचिंग में जा रहे होते हैं, किसी स्कूल में जा रहे होते हैं, टीचर को अगर क्लास को डेकोरेट करना होता है तो वो स्टूडेंट से भी कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज ले लेती है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे, सपोज पार्टी है या कुछ अरेंजमेंट करना है, तो एम्प्लॉयज वर्कर से भी आइडियाज ले लिए जाते हैं। तो वो सारे भी डिपेंड करते हैं, सुटेबल लैंग्वेज होती है बेसिकली, राइट। मैसेज में क्या होता है? इनकोडेड मैसेज नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड बाय एप्रोप्रिएट मींस, इट मे बी अ वर्बल और अ रिटन फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस इन व्यू। यानी कि जो मैसेज है वो या तो बोल के होता है वर्बली, या तो आप किसी को अपना मैसेज बोल के बता रहे हो, या फिर आप लिख करके सेंड कर रहे हो, मेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो। तो ये दोनों तरीके होते हैं और डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। मीडियम कैसा होता है? तो मीडियम मतलब माध्यम होता है जो कम्युनिकेशन कैरीज द मैसेज फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द रिसीवर। फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन भी हो जाती है, आप अपनी बात किसी को फोन करके बता रहे हो, राइट। मतलब यूज ऑफ टेलीफोन का यूज कर रहे हो, ठीक है। टेलीग्राफ हो गया, नोटिस, सर्कुलर, ये सारी चीजें जो है आप यूज करते हो, तो वो मीडियम होता है। मतलब सिंस प्रॉपर मीडियम और डिटरमाइन इफेक्टिवनेस, मतलब आपका प्रॉपर मीडियम भी डिपेंड करता है उसके अंदर इफेक्टिवनेस लाने के लिए। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर इनटू मीनिंगफुल टर्म। यानी जो आपका मैसेज है ना, उसको एक मीनिंगफुल टर्म्स में कन्वर्ट करना, वही डिकोडिंग होती है। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर ऑफ द मैसेज हैज इक्वली रोल टू प्लेस एंड कम्युनिकेटर, है ना। तो कम्युनिकेशन जो है बेसिकली इफेक्टिव मस्ट बी रिसीवर ओरिएंटेड होता है ये, और जिसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है फ्रॉम द रिसीवर। फीडबैक जो हमारा लास्ट स्टेप है, जिसमें क्या होता है? एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का एक्चुअल रिस्पॉन्स कैसा है टू द मैसेज कम्युनिकेटेड टू हिम, नोन एज फीडबैक, है ना। वो अपना फीडबैक जरूर एंड में जरूर देगा ही देगा कि भाई उसको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। अब फटाफट से एक बार हम लोग ये देखना चाहेंगे कि समरी में क्या हमें गिवन है, वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से, ताकि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो काफी सारे बनते हैं। और ये आ गया आपका समरी पार्ट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो मैं जो डेली लाइफ एग्जांपल्स दे रही हूँ वो आपको जरूर एग्जाम में लिखने हैं, इससे आपकी शीट जल्दी भर जाएगी और ज्यादा आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन बैरियर्स में आता है द प्रॉब्लम विच क्रिएट कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो जाती है ना, लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो कम्युनिकेशन हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब कोई बैरियर्स आ जाए, कोई कंफ्यूजन आ जाए, तो कम्युनिकेशन बैरियर है, मतलब हमारे कम्युनिकेशन में रुकावटें आ गई। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? द डायरेक्शन, मतलब आपको याद रखना है डायरेक्शन है वो एक पाथ है आपका, विच द फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस, जिसमें वो कम्युनिकेशन जो है चल रहा है, फ्लो कर रहा है। एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? रेफर्स टू द ऑर्डरली मैनेजमेंट, यानी सॉरी अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक अकेला इंसान जब होता है, इंडिविजुअल जब वो चीजों को ऑर्डरली अरेंज करता है, अपने ग्रुप एफर्ट्स दिखाता है टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन कॉमन ऑब्जेक्टिव। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था,
कि कंपनी में लोग क्यों जा रहे हैं, ठीक है, उनको सैलरी मिल रही है, बट उनका कंपनी में जब वो सुबह जाते हैं 9 से 6 काम कर रहे हैं, वट जो भी टाइमिंग्स है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे बैठ रहा है कि उन लोगों का सबका क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है क्या, कंपनी को प्रॉफिट कमा के देना। डिकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग अभी हमने ऊपर समझ लिया। डायगोनल कम्युनिकेशन समझ लेते हैं, उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पर्सन होल्डिंग डिफरेंट रैंक एंड प्लेसेस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। वही डिपार्टमेंट का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनीज बड़ी बड़ी होती है उसमें अलग अलग तरह तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, एचआर का डिपार्टमेंट अलग है। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, यानी वो अपने जगह के हिसाब से, रैंक के हिसाब से जो पर्सन की इंफॉर्मेशन जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे स्कूल में, मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया था, जैसे आपके स्कूल में मतलब जब आपका यूनिट टेस्ट होता है, मतलब आपकी सब्जेक्ट टीचर अलग होती है, क्लास टीचर अलग होती है, जब उसको प्रॉपर रिजल्ट बनाना होता है तो आपकी जो क्लास टीचर होती है वो सब्जेक्ट टीचर के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है, तो वो डायगोनल बोलेंगे। डाउनवर्ड क्या होता है, द फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। ऊपर वाला बंदा नीचे को ऑर्डर देगा। कभी आपने सुना है क्या कि अपने स्कूल में, मतलब आप स्कूलिंग करके आए हैं, तो मैं स्कूल के एग्जांपल थोड़े बहुत दूंगी ताकि आप लोग अभी चीजें इजीली समझ पाए, बाकी आपकी जो ग्रेजुएशन कंटिन्यू होगी तो आपको और अच्छे एग्जांपल्स पे मिलेंगे ताकि आप चीजें समझ पाए। अब आपने सोचो कि क्या आपके स्कूल की टीचर प्रिंसिपल को ऑर्डर दे सकती है, मैनेजमेंट को ऑर्डर दे सकती है? नहीं दे सकती, डेफिनेटली नहीं दे सकती। तो यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नाम से ही क्लियर है कि हायर टू लोअर लेवल चलता है। इनकोडिंग फीडबैक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब नाम से ही क्लियर है, जैसे कि इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन अमंग पीपल स्ट्रिक्टली एज पर द चैनल लेट्स डाउन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप देखते हैं फॉर्मल, नाम से ही क्लियर है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप कहीं जाते हैं, कोई मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो आप फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, तो ऐसे ही आप उसको याद रख सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन से कि ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप अपने ऑफिस में जाते हैं, भले ही आपका वो जो कलीग है उसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, बट आप कंपनी के बाहर जब निकलते हैं तब आप उससे एज अ फ्रेंडशिप वाला जो है तरीका अपनाते हैं, बट जब आप ऑफिस के अंदर होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तब आप उसको सर या मैम करके बात करते हैं। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू ऑफिस वर्क इस तरीके से बात करनी होती है, वो भी सर या मैम बोलकर। ग्रेप वाइन क्या होता है, चैनल और फ्लो, बस एक तरीके से चैनल समझने हैं। ग्रेप वाइन यानी फ्लो ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कब होता है, ये फ्लो ऐसा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब कंपनी में काम करते करते वो कलीग थे और लेकिन वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए, तो यानी कि वो बाहर जाके पार्टीज में भी जाते हैं साथ में, ठीक है, घूमना फिरना भी होता है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो गया। फिर आता है हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन होल्डिंग सिमिलर रैंक इन द सेम और डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये वही वाली बात आ गई जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। मतलब बेसिकली सिमिलर रैंक्स होती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अभी मैं समझा चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार समझ लेते हैं। आपको इसको अनऑफिशियल चैनल नॉट स्पेसिफाइड इन द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, कंपनी में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां के बंदे अगर बाहर जाके फ्रेंड्स बन जाते हैं, घूमना फिरना उनका आउटिंग होती है, तो दैट मीन्स वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में काउंट किए जाएंगे। ट्रांसमिशन क्या होता है, सेंडिंग होता है, सेंडिंग से आप इसको इतना याद रखते हैं, इशुइंग द मैसेज, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, अपवर्ड मतलब द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल पोजीशन टू हायर, लोअर से अपर की तरफ जाती है, तो नाम से क्लियर है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। वर्टिकल कौन सी होती है, वर्टिकल में होता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन हैविंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। ये क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा था, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ये वही है जो कि वर्टिकल काम करता है। आओ फटाफट से दूसरे चैप्टर की जो समरी है यानी मोटिवेशन है वो एक बार फटाफट से गो थ्रू कर ले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफी सारे बनने का चांस थोड़ा ज्यादा है। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ थोड़ा, और जिनको नोट्स चाहिए होंगे वो ले सकते हैं, ऑलरेडी इंट्रो में मैंने बता दिया है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने परचेज किया, आप लोग भी कर सकते हो, और जिनके पास टाइम नहीं होता वो डेफिनेटली परचेज करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लीडरशिप के कुछ कीवर्ड्स पे। लीडर क्या होता है, अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप इन इट्स एक्टिविटी। यानी लीडर, एक लीडर कब कहलाता है कि जब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो किसी भी काम करने की, यानी कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक्टिविटीज को, तो बेसिकली वो लीडर में काउंट होता है। जैसे आप देखते हैं स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें लीडर बना दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कुछ करने का जज्बा है, तो उसको लीडर बनाया गया। लीडरशिप क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप एक्टिविटी टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टन गोल्स। यानी सर्टन गोल्स को, यानी जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम कुछ यहाँ पर लीडरशिप का प्रोसेस है जो अपनाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे मैनेजमेंट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लीडरशिप का, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो छोटी हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लीडरशिप इज मस्ट।
लीडरशिप स्टाइल कैसा होता है? डोमिनेंट बिहेवियर पैटर्न ऑफ द लीडर मैनेजर इन रिलेशन टू द सबऑर्डिनेट, है ना? इसका स्टाइल भी मैटर करता है। मैनेजरियल ग्रिड क्या होती है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर वर्क विच मे बी रिफ्लेक्टेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यानी कहीं ना कहीं एक डायग्रामेटिक डायग्राम की मदद से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको मैनेजेबल ग्रिड को, जो कि एक कॉम्बिनेशन बताता है लोगों का। अब हम देखते हैं लास्ट यूनिट है जिसमें चार ही टर्म हमें क्लियर करनी है। टीम क्या होता है? टीम होती है टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट विद एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर टूवर्ड्स कॉमन पर्पस। यानी टीम क्या होती है? जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपस में कॉमन पर्पस के लिए, तो वो टीम होती है। जैसे आप देखते हैं टीम बना दी जाती है, टीम ए, टीम बी, या कोई भी टीम को नाम दे दिया जाता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में जितनी बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, उस हिसाब से टीम बांट दी जाती है। टीम बिल्डिंग क्या होता है? जैसे आप सुनते होंगे टीएल, टीएल मतलब टीम लीडर, टीम लीडर भी रखा जाता है जो उनको गाइड करता है चीजों को, ठीक है। टीम बिल्डिंग क्या होती है? बेसिकली एक एफर्ट होता है जिसके अंदर इफेक्टिव वर्क ग्रुप थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन, टीम की बिल्डिंग होती है प्रॉपर, जिसमें इफेक्टिवनेस तरीके से काम किया जाता है। टीम डेवलपमेंट क्या होता है? स्टेजेस थ्रू विच टीम मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स की स्पेलिंग में थोड़ा एरर है, तो छोटे मोटे एरर्स होते हैं, वो आप इग्नोर कर सकते हैं। और टीम डेवलपमेंट में क्या होता है? स्टेजेस थ्रू विच टीम मेंबर पास फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीम। यानी कि टीम का डेवलपमेंट होना वो कब होता है? जब टीएल अच्छा होता है, काम अच्छे से करता है, और वो खुद भी रूल्स अच्छे से फॉलो करता है, आगे अपने जो नीचे उनके काम कर रहे होते हैं उनको अच्छे से गाइड करता है। टीम की इफेक्टिवनेस कब देखी जाती है? जब अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम एज वेल एज द एबिलिटी ऑफ द टीम टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी जो कि मैंने पूरा का पूरा यूनिट आप लोगों को खत्म करा दिया। आओ फटाफट से दूसरी यूनिट देखिए और इस पूरे के पूरे BCOC 132 को कंप्लीट कर दें। जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 5, जिसमें हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और HRM के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत छोटा सा ब्लॉक है और मेन पढ़ेंगे। काफी सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, बट अभी इंपॉर्टेंट जो है वो समरी है, वो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। सो नीचे आ रहे हैं स्क्रॉल डाउन करके हम लोग, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी समरी। यस, यहाँ से, ठीक है। सो देखो कीवर्ड्स है, सबसे पहला आता है कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। क्या होता है? तो इन दिस मेथड द प्राइस इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट चार्ज बाय द कॉम्पिटिटर। यानी कि एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर क्या होता है? प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट चार्ज बाय द कॉम्पिटिटर। यानी कि जो सिमिलर प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटर है वो कितना प्राइस चार्ज कर रहा है, उसे हम कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग भी कहते हैं। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग क्या होता है? इस मेथड के अंदर प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड स्पेसिफाइड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। यानी आप खुद सोचो कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें आप मार्जिन तो लेके चलते हो ना, क्योंकि कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने मार्जिन के लिए। और जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है तो उसके अंदर उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है उसके अंदर मार्जिन यानी प्रॉफिट ऐड होता है ना। तो ये कॉस्ट ओरिएंटेड नाम से ही क्लियर है। ये मेथड इसलिए ऑप्ट किया जाता है ताकि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है उसके अंदर प्रॉफिट जो मार्जिन है वो अलग रहे, और उसी प्राइस को सेट करके कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग सेट किया जाता है। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग क्या होता है? तो ये एक ऐसा मेथड होता है द प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच सेल वॉल्यूम कैन बी एक्सपेक्टेड। मतलब कितनी जो सेल की जो वॉल्यूम है वो कितनी एस्टिमेट की गई है, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम कैन बी एक्सपेक्टेड एट वेरियस प्राइसिंग विच कैन बी पेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बायर्स। यानी कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो बायर्स हैं वो वेरियस प्राइसेस पे कितना जो है खरीदेंगे। यानी कि मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग में आता है कि हमारा कंज्यूमर की नीड होती है, कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोडक्ट। यानी हम कस्टमर की नीड को, उनकी जरूरत को क्या किस में बदलते हैं? प्रोडक्ट या सर्विस में बदलते हैं। वही तो मार्केटिंग है। यानी कि जो मूविंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर और यूजर टू सेटिस्फाई सर्टेन नीड। यानी कस्टमर की, कंज्यूमर की नीड को पूरा करना। वही तो मार्केटिंग है ना, कि हम सीख रहे हैं, हम चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे कस्टमर को, एक कंज्यूमर को उसको, उसकी नीड को कैसे पूरा करें ताकि वो कस्टमर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चले और अच्छा खासा प्रॉफिट दे हमें। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? A marketing philosophy which hold that achieving organization goal depend upon determining needs want to target market। यानी ये जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ऐसी फिलोसफी है जिसमें हम चीजों को मतलब जो हमारे गोल्स है ना ऑर्गेनाइजेशन के,
वो अचीव करना सीखते हैं, मतलब क्या कस्टमर की नीड है, जरूरत क्या है, उसको हम कैसे टारगेट करेंगे, सेटिस्फाई कैसे करेंगे, कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकलेंगे, ये सारे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट है यानी 4 Ps हम लोग पीछे पढ़कर आ रहे हैं। काफी सारी चीजें, ये सारी चीजें बेसिक हम लोग 11th 12th में पढ़ चुके हैं। अभी जो नया है मैं वो भी आप लोगों को करा रही हूँ, क्योंकि पिछला तो आप काफी पढ़ चुके हैं। मार्केटिंग मिक्स हमारे 4 Ps जो मैं आपको बता रही हूँ, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, है ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, हो गया प्रमोशन, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट द फर्म ब्लाइंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट इन द टारगेट ग्रुप। यानी कि अगर हमें मार्केट को टारगेट करना है तो मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग फिलोसफी विच होल्ड दैट द कंज्यूमर विल फेवर द प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स, है ना, ये सारे यानी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर बार बार आके खरीदेगा, और उसकी जो भी दिक्कतें हैं वो अगर टाइम से सॉल्व हो जाए। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है ये एक मार्केटिंग की फिलोसफी है जिसमें हम लोग कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट अवेलेबल हाईली अफोर्डेबल। मतलब आज के टाइम पे हर कोई वही प्रोडक्ट लेना पसंद करता है जो कि वो अफोर्ड कर सके, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही लो फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो डेफिनेटली जब भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वो हमेशा प्राइस को प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, और इतनी इनकम नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी इसी पे बात करता है ना। देयरफॉर मैनेजमेंट शुड फोकस। तो मैनेजमेंट भी, जो ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो वो भी किसी पे काम करेगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे काम करता है डेफिनेटली, कि क्या कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, इतने तक खरीद लेगा कि नहीं खरीदेगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, स्टेज होती है, प्रोडक्ट गोज थ्रो फ्रॉम इंट्रोडक्शन थ्रू इट्स ग्रोथ एंड मेच्योरिटी टू इट्स इवेंचुअल डिक्लाइन एंड डेथ। यानी ये वो वाला डेथ नहीं है, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, हर एक प्रोडक्ट का अपना टाइम होता है, कई कभी वो बूम पे होता है। ये सारी लाइफ साइकिल आपने ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट के अंदर बताई थी, आप वहां जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेलिंग नाम से ही क्लियर है, ये ऐसी फिलोसफी है जिसमें होल्ड करता है कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट अनलेस द ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक अ लार्ज सेलिंग एंड प्रोडक्शन एफर्ट। ये सेलिंग पे काम करता है, सेल कैसे करनी है। सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट take into account the needs and the want of the consumer, deliver the goods and services if efficiently as to enhance consumer satisfaction। आप एक कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को कब पूरा करते हैं, जब आप अपनी सोसाइटी को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि सोसाइटी से तो आपके कंज्यूमर बन रहे हैं ना। ठीक है, इसके मैंने कई बार एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जब मैं सोसाइटी का आप लोगों को देती हूँ एग्जांपल, अगर आपने पिछली वीडियोस कहीं देखी होंगी तो डेफिनेटली आपको जो है याद होंगी, तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा, बस हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा है, बस ये भी हम खत्म कर लेते हैं। फिर ये कुछ कीवर्ड्स हैं आगे के, जो यूनिट है। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी कैन इशू, जितना कंपनी इशू कर सकती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, उसको हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मतलब पूंजी होता है, जब एक मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है अर्न करने के लिए, कैपिटल है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दैट हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर। यानी जो सब्सक्राइबर है, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उनको कहीं ना कहीं पेमेंट की बात हो रही है, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। यानी ये कैपिटल रिजर्व है, यानी कि जो कंपनी को जो पैसा हुआ है, यानी जो फायदा हुआ है, वो किसी, यहाँ पर किसी पर्सन को नहीं दिया जा रहा। ठीक है, और यहाँ पे तो क्या है कि इट इज रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा, जो कि किसके अंडर में, शेयर होल्डर फंड के नाम से कैपिटल रिजर्व रख दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो निकाल लेंगे, लेकिन ये डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। डिबेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, जो कि फिक्स रेट से मिलता है। ये तो मैंने आपको क्लास 11 से पढ़ाती आ रही हूँ कि ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि इशू करती है कंपनी, और सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स होता है, जो कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, तो इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो डेफिनेटली आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, शेयर होल्डर कहलाते हो, और आप जो है कंपनी रेज बाय इशू ऑफ सच शेयर इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल, यानी कि आपको मालिक की पूंजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजिकल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी एफएम क्या है, यानी एफएम एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम चीजों को प्लान करना, फर्म के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं,
यानी कि जो संसाधन है उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्लान करना है, वो सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, क्योंकि जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, जब आपका सेकेंड ईयर आएगा या फिर थर्ड सेमेस्टर आएगा, तो एफएम का अलग से सब्जेक्ट आएगा, तो वहां पे गो थ्रू कर सकते हैं। इशू कैपिटल क्या होता है? पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक, यानी कि फॉर सब्सक्रिप्शन इट कैन एक्सीड ऑथराइज कैपिटल। मतलब इशूड कैपिटल भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब एक ऑथराइज कैपिटल का बेसिकली ये पार्ट है जो कि ऑफर किया जाता है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? व्हेन वेयर द ओनर ऑफ एन एसेट्स गिव अनदर पर्सन द राइट टू यूज दैट एसेट अगेन periodical पेमेंट्स। यानी कि किसी की संपत्ति थी, कोई एसेट पड़ी थी, वो उसका मालिक था और उसने कुछ टाइम के लिए किसी दूसरे बंदे को बोल दिया कि आप जो है मेरी एसेट को यूज कर सकते हो पीरियोडिकल, यानी पीरियड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करते रहेंगे, तो वो लीज फाइनेंसिंग कहलाने वाला है। ठीक है, आप सुनते होंगे कि काफी सारे शोरूम वगैरह होते हैं, वो आप सुनते हैं कि लीज पे ले लिया जाता है। ठीक है, तो वो लीज का ही एग्जांपल है। एंड द ओनर ऑफ द एसेट इज नोन एज द लेसर एंड द यूजर इज कॉल्ड लीसी। यानी कि जो उस संपत्ति का मालिक है उसको हम लेसर बोलते हैं, लेकिन जो उसको उसकी एसेट को, संपत्ति को यूज कर रहा है, उसको हम लीसी बोलेंगे। यानी कि किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो काम करना नहीं चाहता और उसने अपना शोरूम किसी को दे दिया, अपनी जगह दे दी, और किसी दूसरे बंदे ने वहां पे शोरूम खोल लिया, तो वो जो मालिक है वो लेसर है, और जो उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है वो कौन होगा? लीसी होगा। पेड अप कैपिटल क्या होता है? एक बेसिकली कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है दैट द मेंबर ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर हैव पेड। जो कि शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का जो मालिक है, जिसने शेयर खरीदे हैं, वो जो पेमेंट कर रहा है वो पेड अप कैपिटल है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इंप्लाइज दैट द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना? तो बस इतना समझ लो कि डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और इनकम ऑफ द फर्म। बेसिकली अगर हम फर्म की, जो भी हमारी फर्म है, उसकी इनकम को ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब होता है आप अपनी प्रॉफिट को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, है ना? डिसीजन अच्छे होंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है रिजर्व कैपिटल। क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल। यानी जब हमारी संपत्ति, जो हमारी कैपिटल है, पूंजी जब बढ़ती है, तो रिजर्व कैपिटल के नाम से मतलब देखा जाता है। यानी कि एक बेसिकली इंक्रीज कैपिटल का पार्ट है ये, इसको बोलेंगे पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या है? कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर, ये आपको पता ही है। से भी आपकी गाइडलाइंस है जो कि अकॉर्डिंग चलाती है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। जो भी मार्केट है उसकी सिक्योरिटीज वगैरह को ये रेगुलेट करती है। वेंचर कैपिटल क्या होती है? फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर प्रोवाइड टू स्टार्ट अप द कंपनी एंड द स्मॉल बिजनेस दैट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। लंबे समय के लिए जो पोटेंशियल होता है, बेसिकली वेंचर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। लास्ट वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी वेल्थ, संपत्ति जो होती है वो आपकी वेल्थ को दिखाती है। एक पर्सन को आप किस तरीके से जज करते हैं? उसकी इनकम, यानी आप उसकी संपत्ति देखते हैं, उसकी वेल्थ देखते हैं, राइट? अब ये लास्ट है हमारा, जो कि हम इसके कीवर्ड देखें, और उसके बाद आपकी पूरी बुक यहीं समाप्त हो जाएगी, और मैंने सब कुछ करवा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेकआउट कर लीजिएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाने हैं, और आप लोगों को बस यही करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? जिसको हम शॉर्ट में एचआरएम भी कहते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड procurement development, compensation, integration, maintenance of reproduction of human resource to end individual organization and socialistic goals are met। यानी कि एचआरएम क्या बोलता है? आप चीजों की, आपको ह्यूमन रिसोर्स, है ना, एक इंसान जो है, यानी कि वो एक तरीके से रिसोर्स है, आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। आप देखते हैं कंपनी के अंदर एचआर की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो वो वाली सारी चीजें भी, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें वहां भी होती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? यानी फोरकास्टिंग करना ह्यूमन रिसोर्स की नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की कितनी नीड है, प्लानिंग करना, स्टेप्स लेना, ये सारी चीजें। जॉब एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टास्क दैट आर कॉन्स्टिट्यूट अ जॉब। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट मतलब होता है बेसिकली वेकेंट पोस्ट एंड टेकिंग स्टेप टू गेट कैंडिडेट फॉर सच पोजीशन। इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, ये बिल्कुल पॉजिटिव फंक्शन है, टू गेटिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द वेकेंट ऑफ न्यू पोजीशन। यानी जब हमारी जगह खाली है, रिक्रूट कर रहे हैं हम लोगों को, यानी कि उस जगह को फिल करना है, यानी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस पोस्ट को फिल करने की, तो रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन क्या है? देखो, रिक्रूट का मतलब है कि हम लोग जो है बेसिकली एक ऐसा स्टेप ले रहे हैं कि आप लोगों को न्योता दे रहे हैं कि आप आइए, ठीक है।
सिलेक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ द एप्लीकेंट। आप देखते हैं कि कंपनी के अंदर जब भी कोई एक सीट भी खाली होती है तो 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उस बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्शन भी उसी का करते हैं जो कि एक कैंडिडेट उस चीज के लिए एलिजिबल है। परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है? पीरियोडिक प्रोसेस होता है इन इवेलुएटिंग इंडिविजुअल ऑन द जॉब परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यानी परफॉर्मेंस अप्राइजल ही यही है कि आप उस एम्प्लॉय को काफी सारे तरीके से बीच बीच में कंपनी क्या करती है, परफॉर्मेंस अप्राइजल करती है, उसकी एबिलिटी को चेक करती रहती है कि क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो और आगे कैसे बढ़ेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको काफी सारी चीजें सिखाई जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अच्छा आउटपुट दे सके। एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू कंडक्ट एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। जब सेपरेशन हो रहा होता है उस टाइम पे जब इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं उसको हम एग्जिट इंटरव्यूज के नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रक्शन डिजाइन क्या होता है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है बाय विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर डिजाइन डेवलप डिलीवर। ट्रेनिंग के नाम से आप इसको जान सकते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन डिजाइन है, मतलब आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में जाते हो तो ठीक है, आपको लैपटॉप मतलब जो सिस्टम है वो चलाना आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो अकाउंट से रिलेटेड है, टैली वगैरह आता है, उन लोगों को बेसिक एक्सेल वगैरह चलाना आता है, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आती हैं। बट जब आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हो सकता है कि उनका सॉफ्टवेयर अलग है, ठीक है, तो उस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन डिजाइन क्या होता है, ठीक है, वो मैंने आपको अभी बता दिया। एम्प्लॉय एम्प्लॉय मतलब अब हमारे 3 रह गए, उसके बाद ये बुक खत्म है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन क्या होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन आर कम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज यूनियन एंड गवर्नमेंट। ये तो नाम से ही क्लियर है कि एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है, एक काम देने वाला है तो एक काम करने वाला है, दोनों के बीच के रिलेशन को ही बोलेंगे। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय एट ऑल द लेवल ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन दे ओन थ्रू द शेयरिंग ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रोविजंस ऑफ कंट्रोल ओवर फैक्टर इफेक्टिंग जॉब परफॉर्मेंस। यानी कि हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट कैसे देखी जाती है, यानी कि प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को हर एक लेवल पे उसकी अथॉरिटी को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ताकि वो भी डिसीजन ले पाए खुद ब खुद। एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है? रेफर्स टू द एम्प्लॉय बीइंग साइकोलॉजिकल इन्वॉल्व इन कनेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड टू द जॉब। बस आपको एक एग्जांपल समझना है, उसके बाद ये डेफिनेटली टॉपिक समझ आ जाएंगे दोनों के दोनों। जैसे क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आपसे कोई भी, आपका मैनेजर, आपका टीम लीडर आपसे कोई भी चीज के बारे में पूछता है कि ये चीज कैसे होनी चाहिए, जैसे कोई पार्टी है या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत उस चीज में एंगेज करता है कि ये काम कैसे होना चाहिए, तो आपको भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपको कनेक्ट कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपकी राय जान रहा है, तो आपको भी अच्छा लगता है। वही एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी होता है, ठीक है। सो मैंने आपको पूरा का पूरा जो ब्लॉक था, ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 5 वो करवा दी है, पूरी बुक यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है, कमेंट सेक्शन है, आप वहां मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।